हेलो दोस्तों, पंकज कुमार आईटी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए मारुति सुजुकी की सिटी एग्जाम की सीरीज को हम फिर से आगे कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हम लगभग 5 लेक्चर कर चुके हैं, सॉरी चार चार लेक्चर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो सबसे पहले तो उनको देख लीजिए, ताकि आपको सारे पीछे के जितने भी चैप्टर हैं, जो भी सिलेबस है, वो कवर हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में हम फुल फॉर्म को कवर करने वाले हैं। तो मैंने 5S 3S ये सारी चीज़ें करा दी थी। तो आज हम इसकी फुल फॉर्म, जो कि शॉर्ट फॉर्म होती हैं, और उनकी जो टर्म्स होती हैं, उनको आज हम करने वाले हैं। तो क्वालिटी पॉलिसी वगैरह सब मैंने करा दिया था। तो अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप उस मेरे साथ में लिख सकते हैं। मैं जो भी बोलता रहूँगा आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। और एक बेहतरीन, अगर आप मेरे जो नोट्स, मेरे जो बोला हुआ है या फिर मैं जो सिलेबस कवर करवाऊँगा, अगर आप उनको नोट्स बनाते हैं तो आप एक डेफिनेटली अच्छा स्कोर हासिल करेंगे। और दोस्तों, एक जानकारी और देना चाहता हूँ, इसके अलावा मैंने मैथ की क्लासेस भी स्टार्ट की हुई हैं। अभी उसका पहला लेक्चर डाला हुआ है, तो अगर आपने नहीं देखा तो सबसे पहले वो देख लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जो भी शॉर्ट फॉर्म लिखवाऊंगा, उनको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप थोड़ा समझने के लिए, थोड़ा मैं किसी किसी चित्र का प्रयोग करूंगा, किसी भी इमेज का प्रयोग भी करूंगा, और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश भी करूंगा। तो चलिए सबसे पहले आप डालिए EBS। अब ABS का क्या मतलब दोस्तों, ये जो ABS है ये कई बार आ चुका है, ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये जो ABS है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? ABS का मतलब होता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। अब ये एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है? तो दोस्तों, आप देखते होंगे जब हम को कहीं भी सड़क पर चलते हैं और जोरदार कोई सामने से आ जाए तो हम जोर से ब्रेक दबाते हैं। एक मिनट, मैं इसे इमेज में आपके साथ दिखा देता हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं, जैसे हम सड़क पे चल रहे होते हैं, अचानक से हमारे सामने कुछ कोई भी आदमी आ जाता है या फिर कोई भी वस्तु आ जाती है, तो हम एकदम से बॉस ब्रेक को एकदम से जो कि पुश कर देते हैं, या फिर पैनिक होकर हम एकदम से जितना भी सारा ब्रेक है उसको दबाने की कोशिश करते हैं। अगर जिस गाड़ी में ABS सिस्टम नहीं होगा, ABS सिस्टम नहीं होता है, तो उन गाड़ियों में बड़ी प्रॉब्लम आती है। किस चीज़ में प्रॉब्लम आती है? वह गाड़ी स्लिप कर जाती है। तो अभी देख रहे हैं यहाँ पे इस गाड़ी में ये ब्रेक दबा रहा, तो ये कंट्रोल बाहर जा रहा है और इसके टायर स्लिप हो जाते हैं। लेकिन अगर इसमें OBS सिस्टम रहता है तो ये गाड़ी आराम से इसमें कंट्रोल में आ जाती है। अब होता क्या है, जो इसके पहिए होते हैं, पहियों में ब्रेक होती हैं। जब हम ब्रेक दबाते हैं तो जो कि इसका एंटी लॉक सिस्टम है, ब्रेकिंग सिस्टम है, वह इसके पहियों को लॉक होने से बचाता है। और कुछ सेकंड के लिए थोड़े थोड़े टाइम बाद वह उनके पहियों को लॉक होने से बचाता है, और कंट्रोलर हमारे हाथ में एकदम सेफ रहता है और हम साइड में मोड़ पाते हैं। ब्रेक दबाने के बावजूद हम इससे में कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर यह एंटी लॉक सिस्टम नहीं होता है तो आपकी ब्रेक भी इस काम नहीं करेंगी, और जो कि आपके पहिए हैं वो बिल्कुल जाम हो जाएंगे, आपकी गाड़ी स्लिप करेगी। बाइक में भी सेम है और कार में भी सेम ही होता है। तो इस तरीके से ये एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी है EBA। EBA, इसकी आप फुल फॉर्म लिख लिए, इमरजेंसी ब्रेक असिस्टेंट। इमरजेंसी ब्रेक असिस्टेंट, या फिर असिस्ट भी उसे बोला जाता है, तो आप इतना भी लिख सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसके नाम में ही इसका कारण छुपा हुआ है। क्या कारण है इसका नाम पड़ने का? इमरजेंसी ब्रेक असिस्टेंट। जैसे आप सड़क पे कहीं जा रहे हैं
और आपके रास्ते में कोई गाड़ी आ रही है, या फिर आपके रास्ते में कोई और कोई बच्चा आ रहा है, अचानक से बच्चा आ जाए, या फिर आप कहीं भी ऐसी सड़क पे जा रहे हैं जो बिल्कुल मेन हाईवे है, लेकिन आपको लगता है कि सामने से कोई आ रहा है, या फिर कोई भी वस्तु पड़ी हुई है या पत्थर पड़ा है बड़ा सा, तो आप क्या करते हैं कि एक साथ ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं। तो ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए ये रोड है और यहाँ पे कोई पत्थर पड़ा हुआ है, या फिर कोई गड्ढा है, या फिर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति और आपकी गाड़ी यहाँ पे चल रही है। तो आप क्या करते हैं, यहाँ से ब्रेक लगाना स्टार्ट करते हैं। तो जब आप फुल पैनिक हो जाते हैं, पैनिक का मतलब जब कोई भी सामने से आ जाता है तो हम हड़बड़ाहट में सारी ब्रेक दबा देते हैं। जब लेकिन हम ब्रेक तो दबा देते हैं, लेकिन वह गाड़ी फुल ब्रेक के साथ नहीं दब पाती है, पैनिक में वह पूरी ब्रेक के साथ नहीं दब पाती है। जितना ब्रेक उसको चाहिए था, उसका ब्रेक उतना नहीं मिल पाता है। तो इस वजह से क्या करती है गाड़ी, अगर हम यहाँ गाड़ी को यहाँ पे रोकना चाहते हैं, लेकिन वह इससे आगे बढ़ जाती है, इससे थोड़ा सा आगे जाके रुकती है। आपने देखा होगा, आप वो गाड़ी को कभी भी ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी को जहाँ पे बिल्कुल रोकना चाहते हैं वहाँ पे नहीं रुक पाती है, वह थोड़ा सा आगे बढ़ जाती है। लेकिन अब हाइड्रोलिक ब्रेक आ चुकी हैं, जिसमें इमरजेंसी ब्रेक असिस्टेंट होता है। तो ये क्या करता है, ये गाड़ी को जहाँ पर भी आप लगाते हैं, और इसका जो सेंसर होता है, ये जो सेंसर होता है, यह स्कैन कर लेता है आपकी डेली एनालिटिक्स के हिसाब से। अब आप समझने की कोशिश करना इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि आप उस बाइक को या फिर उस गाड़ी को डेली चलाते हैं, नॉर्मली चलाते हैं, तो उसका जो सेंसर है वह एनालिसिस कर लेता है कि डेली जो ब्रेक लगती हैं वह किस तरह लगा रही हैं, और जो उस दिन, यानी जिस दिन पैनिक होकर आप एक साथ लगा रहे हैं एक्सीडेंट वाले दिन, उस दिन ब्रेक अचानक इतनी तेज लग रही हैं। तो वह नॉर्मल डे से अलग अलग जब ब्रेक दिखाई देती हैं, सेंसर को पता चलता है, तो वह अपना ब्रेक सिस्टम ऑन कर देता है, और ब्रेक इतनी पावरफुल हो जाती है कि गाड़ी वहीं की वहीं जाम हो जाती है, वह आगे नहीं बढ़ पाती। तो ये यहाँ पे यहीं की यहीं जाम हो जाती है। इस तरीके से इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट काम करता है। तो यह एक नॉर्मली एक डिवाइस की तरह है, सेंसर की तरह है, जो कि पहियों में लगा रहता है, ब्रेक के ड्रम में लगा रहता है, जहाँ पे पहिए होते हैं वहाँ पे लगाते हैं। तो ये बिल्कुल जाम कर देता है, जितनी ब्रेक उसको चाहिए रोकने के लिए वहीं पे उतनी ब्रेक उसको मिल जाती है। तो इस तरीके से ये काम करता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ATS। इसकी फुल फॉर्म है एंटी थेफ्ट सिस्टम। तो आप ये उतार लीजिए। दोस्तों ये सारा आप अपने नोट्स में ज़रूर बनाइएगा, ताकि जब आपका एग्ज़ाम हो तो एक नज़र आप मार के जा सकें, उससे आपको जल्दी भूलेंगे नहीं, तो और आपको एग्ज़ाम में याद आ जाएगा। अब एंटी थेफ्ट सिस्टम क्या होता है सभी लगभग नॉर्मली जानते होंगे, लेकिन मैं बता दूं, जब एंटी थेफ्ट सिस्टम आ रहा है तो इससे काफ़ी मात्रा में जो इंश्योरेंस कंपनी है उनको फ़ायदा मिल जाता है। अब ये अलार्म होता क्या है ये पहले आप जानने की कोशिश करिए। जब कोई किसी भी एंटी थेफ्ट जो कि सिस्टम होता है उसकी बात करते हैं, तो वह गाड़ियों में एक डिवाइस होता है, वह लगाया जाता है। वह गाड़ी के बोनट पर, बम्पर पे, या फिर छत पे, रूफ पे, या फिर जो कि पहिए में, व्हील में, इन जगहों पर लगाया जाता है। गेट पर भी लगाया जाता है, और उसके जो कांच होते हैं उन पर भी लगाया जाता है। तो इससे होता क्या है कि इससे कोई भी जब चोर आता है तो वह गाड़ी चुराने की कोशिश करता है, तो वह चुरा नहीं पाता, अलार्म बज जाता है और आपको अलार्म से पता लग जाता है। तो मैं एक बार दिखाता हूँ। हाँ, ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये पूरा यहाँ पे। तो चलिए यहीं से देखने की कोशिश करना। तो देख सकते हैं कौन कौन सी जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। रिमोट की कंट्रोल, आप अपने जो रिमोट होता है, जो की होती है, उससे कंट्रोल कर सकते हैं।
और यह बोनेट पे लगाया जाता है, बोनेट की प्रोटेक्शन पर। गिलास पर अगर कोई भी गिलास तोड़ने की कोशिश करेगा, डोर पर लगाया जाता है, सनरूफ पर लगाया जाता है। और यहाँ पे पीछे वाली जो वार्निंग स्टिकर होते हैं यहाँ पर भी लगते हैं। और बूट प्रोटेक्शन, और यहाँ पे अल्ट्रासोनिक इंटीरियर मूवमेंट डिटेक्टर। इसका मतलब यहाँ पे कोई डिटेक्शन जब होती है तो ये आपको अलार्म देती है। अलार्म यानी आपको बता देती है कि कुछ गड़बड़ हो रही है। तो हुक आपको यहाँ पर भी लगाया जाता है। फ्लैशिंग डैशबोर्ड लाइट, लाइट जब लाइट ऑन हो जाती है तब भी यह सेंसर काम करता है। और यहाँ पे सायरन और बैकअप बैटरी यहाँ पे भी होता है, जब बैटरी ऑन हो जाती है और तो यह काम करता है। अब फ्लैशिंग इंडिकेटर, जब इंडिकेटर फ्लैश करने लगते हैं, जब कोई भी चुराने की कोशिश करता है, अलार्म बजता है, इंडिकेटर फ्लैश करने लगते हैं। तो ये कुछ इस तरह के फीचर हैं। तो नेक्स्ट है हमारा मैनुअल ट्रांसमिशन और जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है वह क्या होता है। तो ये समझते हैं। इसको शॉर्ट में एटी या फिर एमटी बोला जाता है। इसे एमटी और उसे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को एटी बोला जाता है। तो इसमें डिफरेंस समझते हैं दोस्तों। जो कि हमारा इंजन होता है, किसी भी कार का, किसी भी गाड़ी का इंजन होता है, वह पावर देता है। वह पावर देता है ट्रांसमिशन में। जब ट्रांसमिशन इसे गियर गियर के द्वारा, जो भी हमारे गियर शिफ्ट होते हैं उनके द्वारा उसको गियर को एनर्जी देता है चेंज करने के लिए। तो हम जो मैनुअल ट्रांसमिशन होता है उसमें हम गियर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई भी गियर शिफ्ट करना होता है तो उसमें लिखा हुआ होता है उसके गियर पे, तो हमें कैसे स्विच करना है। लेकिन जो हमारा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है उसमें नहीं होता। वह थोड़ा जो कि एडवांस लेवल का होता है। उसमें इंजन जो कि हमारा सिस्टम है, ट्रांसमिशन सिस्टम, वह खुद ही गियर चेंज कर लेता है। तो आपकी कोई भी कंडीशन होती है, उस कंडीशन के हिसाब से कोई भी गियर आप वह चेंज कर सकता है आप इसमें। तो अभी इनमें आप डिफरेंस देख सकते हैं। इधर वाला यहाँ पे जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन है, और इधर वाला ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। अभी इनके क्या क्या नुकसान है, क्या क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों जो मैनुअल ट्रांसमिशन है इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसमें माइलेज ज़्यादा होता है। तो इसमें माइलेज जो कि आपकी कम तेल का खर्चा, सस्ता पड़ता है, गाड़ी भी सस्ती पड़ती है। और हमारा जो ऑटोमेटिक जो ट्रांसमिशन है इसकी गाड़ियाँ हमें महंगी पड़ती हैं। इसका थोड़ा सा खर्चा भी ज़्यादा हो जाता है इसकी मेंटेनेंस की वजह से, क्योंकि इसका जो बनावट है, इसकी जो गियर की बनावट है शिफ्ट ऑटो चेंज की, वह काफ़ी जटिल हो जाती है, काफ़ी कठिन है। इसलिए उसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो इसलिए इसका मेंटेनेंस भी ज़्यादा है। और जो हमारा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होता है, जो कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, यह नए लोगों के लिए एकदम बढ़िया है। मतलब कहने का मतलब है कि जो भी लर्नर होते हैं, जो कि गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें उनको गियर शिफ्ट करने की प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन जो भी हमारे मैनुअल ट्रांसमिशन होते हैं, इनमें थोड़ा सा उनको दिक्कत हो सकता है स्टार्टिंग में, क्योंकि इनमें हर कंडीशन के हिसाब से मैनुअल गियर चेंज करने पड़ सकते हैं। तो इसमें आपको थोड़ी-सी दिक्कत आ सकती है। लेकिन जब वो आप सीख जाते हैं बिल्कुल, तो आपको जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन से ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में चेंज करने में कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। थोड़ा-सा चेंजेस है, इसमें आप कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करेंगे। लेकिन जब कोई मैनुअल ट्रांसफ़र जो कि ऑटोमेटिक से मैनुअल की तरफ जाता है, तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकता है। और दूसरा बात है, मैनुअल ट्रांसमिशन जो कि इसकी गाड़ियाँ तो होती हैं, इसकी गाड़ियाँ सस्ती होती हैं, काफ़ी सस्ती होती हैं। लेकिन जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है इसकी महंगी होती हैं, इसकी जो कि एडवांस सिस्टम की वजह से। तो इनमें कुछ पॉइंट हैं, आप इनको आराम से लिख सकते हैं। तो यही इसके मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटो ट्रांसमिशन की खूबियाँ और डिसएडवांटेज हैं। तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। ये इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, काफ़ी बार पूछे भी गए हैं कि मैनुअल ट्रांसमिशन में गियर शिफ्ट होते हैं या फिर ऑटोमेटिक में गियर शिफ्ट होते हैं, क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आप याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है WIS। तो आप बता लीजिए WIS क्या होता है। तो आप देख सकते हैं मैंने सिस्टम टू विन वेबसाइट से ये लिया हुआ है। WIS का मतलब है वर्क इंस्ट्रक्शन शीट।
तो यहाँ पे देख सकते हैं जो लोग क्या दोस्तों, सभी आप सभी अगर आप सीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ज़रूर आपने WIS पढ़ा होगा, क्योंकि कोई भी जब मारुति सुजुकी में काम करता है तो उसको सबसे पहले WIS पढ़ने को दिया जाता है। जब WIS दिया जाता है तो वह उसमें यह जानता है, यह सीखता है कि जहाँ पर उसे लगाया जाएगा काम के लिए, उसमें कैसे काम करना है, किस तरीके से करना है, सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई होती हैं। आपके कौन कौन से स्टेप होते हैं चित्र के माध्यम से या फिर लिखित में, उसमें स्टेप बने हुए होते हैं, स्टेप होते हैं, उसके सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं, बिल्कुल एकदम लेवल वाइज, स्टेप वाइज। तो वैसा भी फॉलो करने पड़ते हैं। तो WIS क्या है, एक काम को सही से करने का, मतलब सही ढंग से करने का तरीका बताता है। तो यही इसका मेन पर्पज होता है। तो WIS का उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसकी आप फुल फॉर्म लिख लेना, वर्क इंस्ट्रक्शन शीट। वर्क इंस्ट्रक्शन शीट। तो आप यहाँ से फुल फॉर्म लिख लेना। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हीकल इंस्पेक्शन। तो यहाँ पे आप डाल लीजिए VI, जिसे हम क्या बोलते हैं, व्हीकल व्हीकल इंस्पेक्शन। अब ये व्हीकल इंस्पेक्शन क्या होता है, तो दोस्तों गाड़ी की अच्छे से जांच करना ही व्हीकल इंस्पेक्शन कहलाता है। मान लीजिए कहीं पे गाड़ी बन के तैयार हो रही है, आप सभी जानते हैं कंपनियों में टाइम टाइम पर ऑडिट वगैरह होती रहती है। तो वह क्या करती हैं, वह व्हीकल का इंस्पेक्शन करती हैं, क्या वह सारी चीज़ें सही से बनी है नहीं बनी है, क्या क्या चेक करती हैं। जैसे हेडलाइट, जो सॉरी बैक लाइट होती हैं, हेडलाइट होती हैं, और जो कि हमारे जो भी सेंसर होते हैं, पेंट वगैरह, शीट वगैरह, और जो अंदर की जो भी मैनुअल और जो कि ऑटोमेटिक चीज़ें हैं सिस्टम, उनको भी चेक करती है। और मीटर मीटर सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इस फर्स्ट एड है या नहीं है उसमें, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि चेक करती है। AC है हमारा, इंजन को चेक करती है, ऑयल को चेक करती है, सारी चीज़ें, बैटरी को चेक करती है। ऐसे चेक किया जाता है, एक एक करके सारी चीज़ों को चेक किया जाता है। तो व्हीकल इंस्पेक्शन इस तरीके से किया जाता है। और कोई भी कमी रहती है तो फिर उसका काइजन किया जाता है। काइजन उसका मतलब मैंने बताया था पहले, उसमें सुधार किया जाता है। और कंपनी इस तरीके से व्हीकल इंस्पेक्शन कराती रहती है, तरह तरह के ऑडिट होते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ व्हीकल इंस्पेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आप इसे यहाँ से जो भी इसमें चित्र में दिखाए गए हैं सभी के नाम अपने नोट्स में ज़रूर लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे टायर है, यहाँ पे ये कि फ्यूल पंप वो है, और यहाँ से आप एक चीज़ और मैं इसमें बताना चाहता हूँ। जब इसमें व्हीकल इंस्पेक्शन होता है तो इसमें अंदर की मेंटेनेंस वाले भी इसमें व्हीकल इंस्पेक्शन करते हैं। जैसे हम गाड़ी को मेंटेनेंस कराने जाते हैं तो वहाँ पर भी व्हीकल इंस्पेक्शन ही किया जाता है। सारी चीज़ें चेक की जाती हैं कि सारी चीज़ें अच्छे से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, एकदम अच्छे से उसको चेक किया जाता है। तो आप जल्दी से इसके उतार लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट की जो कि शॉर्ट फॉर्म की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा PDI। PDI क्या होता है दोस्तों, PDI का मतलब प्री डिलीवरी इंस्पेक्टर। इसका मतलब है जब हम कोई भी गाड़ी हमारी बनती है तो उसे बनने के बाद हम हमेशा मार्केट में उतारते हैं, उसे डीलरों के पास पहुंचाते हैं, शोरूम में पहुंचा देते हैं। कंपनी से वह शोरूम में ही जाएगी, लेकिन कंपनी से शोरूम में जाने से पहले उस गाड़ी को एक बार चेक किया जाता है एक इंस्पेक्टर के द्वारा, जो कि प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन करता है। प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन में होता क्या है कि वह सारी चीज़ें उसका इंस्पेक्शन करेगा, सारी चीज़ें उसमें चेक करेगा। हमने पिछली स्लाइड में देखा था, यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो चेक की जाती हैं कि गाड़ी सही कंडीशन में है या नहीं है। और उसके गाड़ी के फ़ोटो भी खींचे जाते हैं। फ़ोटो खींचे जाने के करीब 6 महीने तक उनको सेव भी रखते हैं, 6 मंथ तक। ये आप याद रखिए, पूछा जा सकता है, ये एक बार पूछा गया था। तो 6 मंथ तक उन फ़ोटो को अपने पास सेव भी रखते हैं, ताकि रास्ते में कोई दिक्कत आए या फिर कभी भी कोई भी परेशानी आए तो वह 6 मंथ पुराने फ़ोटो को दिखा सकें। उसके बाद उन्हें डिलीट कर देते हैं या फिर अपने डाटा में रिकॉर्ड में अलग रख देते हैं। तो ये हमारा
प्री डिलीवरी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो डिलीवरी करने से पहले एक बार उसकी इंस्पेक्शन करना, सारी गाड़ी को चेक करना, उसका प्री डिलीवरी इंस्पेक्टर कहला जाता है, जैसे हम शॉर्ट में पीडीआई बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा जीसीए। तो कंपनी में सभी जानते होंगे जीसीए क्या होता है। हर कंपनी में जीसीए का यूज़ किया जाता है। जीसीए का फुल फॉर्म है ग्लोबल कस्टमर, मेरा राइटिंग थोड़ा ऐसी है तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना दोस्तों। मैं साथ के साथ जो बोल रहा हूँ वहाँ से आप समझ सकते हैं। ऑडिट। अब इसका काम क्या होता है दोस्तों, जी जो कि ऑडिट होता है, इसका काम होता है जो भी आपकी गाड़ी होती है सारी की सारी गाड़ी को एक चेक करता है। कौन चेक करता है? इनका ग्रुप चेक करता है। जब इनका ग्रुप चेक कर लेता है, जो कि अगर कोई भी कंपनी होती है हमारी, या फिर कोई भी कंपनी होती है, जब हम चेकिंग करवाते हैं तो वह कंपनी में जो कि ऑडिट होती है वह उसको रेटिंग देती है, उसको पॉइंट्स देती है, पॉइंट देती है उनको, उसको पॉइंट देती है उस कंपनी को बताने के लिए कि आपके इतने डिफेक्ट हैं। यानी अगर आप ज़्यादा डिफेक्ट निकलेंगे तो पॉइंट ज़्यादा होंगे, मतलब डिफेक्ट का पॉइंट मिलता है उनको। अगर उनका पॉइंट नहीं, डिफेक्ट कम है, बहुत कम है, तो बहुत कम पॉइंट मिलेंगे, जो कि एक अच्छी बात रहेगी। तो इस तरीके से पॉइंट का मतलब यहाँ पे डिफेक्ट हो जाएगा। तो पॉइंट का मतलब यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ इसी के साथ में, डिफेक्ट, डिफेक्ट्स, पॉइंट्स। ध्यान रखना दोस्तों, डिफेक्ट के लिए पॉइंट देती है, यह आपसे पूछा जा सकता है। तो क्या होती है ग्लोबल कस्टमर ऑडिट, जो कि हमारी गाड़ी को ऑडिट करती है। नेक्स्ट है पीडीसीए। पीडीसीए, पीडीसीए मैं पहले स्लाइड में करा चुका हूँ, तो इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पिछली वीडियो में ही मैंने ये कराया है, आप जल्दी से वो देख लीजिएगा। तो पीडीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है? प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। तो इसका क्या मतलब है? सबसे पहले हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए प्लान बनाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? उसका प्लान बनाते हैं। प्लान बनाने के बाद उस पर हम कार्य करते हैं। जब हम कोई भी गाड़ी बनानी है तो सबसे पहले उसका हम प्लान ही तो बनाएंगे, उसका सबसे पहले हम ड्राइंग ही तो बनाएंगे। ड्राइंग बनाने के बाद उस पर कार्य करना शुरू करेंगे। जब कोई भी कार्य हो जाता है या फिर गाड़ी कंप्लीट बन जाती है, कार्य कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद थर्ड स्टेप में उसको चेक करेंगे, उसका इंस्पेक्शन करेंगे कि सारी चीज़ें सही है या नहीं है। अगर उसमें सारी चीज़ें नहीं है तो हम आगे उसमें एक्ट करेंगे। एक्ट का मतलब है उसमें सुधार करेंगे, या फिर जो कमियां हैं उन कमियों को निकालेंगे, और इसी तरीके से उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। अगर वह सारी चीज़ें सही हो जाती हैं तो उसको पीडीआई एरिया में भेज दिया जाता है। यहाँ पे प्री डिलीवरी एरिया होता है, इंस्पेक्शन यहाँ पे करते हैं। तो आप समझ गए होंगे, सबसे पहले तो प्लान, डू, चेक, करेक्ट, उसे शॉर्ट में पीडी से बोला जाता है, पीडीसी है। तो पीडीसी क्या करता है? सबसे पहले प्लान करता है, डू करता है, चेक करता है, एक्ट करता है। तो किसी भी कार्य में यूज किया जाने वाला एक नॉर्मल सा शब्द पीडी से, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो इससे जस्ट पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने अच्छे से बताया है। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारी फुल फॉर्म में हमारा क्या है? ऑटो गियर शिफ्ट, जैसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एजीएस। लिख देता हूँ एक बार, ऑटो गियर शिफ्ट। ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, जब जो हमारी गियर होते हैं, आप सभी जानते हैं गियर हमारे पहले जो गाड़ियों में सिर्फ मैनुअल गियर आते थे, जैसे यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, तीन, चार, पाँच, और यहाँ पे आर, यानी रिवर्स होता था। तो पहले इस तरीके से मैनुअल गियर आते थे, लेकिन अभी हमारे डिजिटल गियर आ रहे हैं, जिसमें खाली इस तरीके से बना होता है, जिसमें नीचे सबसे पहले यहाँ पे ड्राइव का डी लिखा होता है, यहाँ पे न्यूट्रल होता है, यहाँ पे रिवर्स होता है, और यहाँ पे भी कुछ एक दिया जाता है।
तो दोस्तों किसी किसी गाड़ी में सिर्फ 3 ही होते हैं, नॉर्मली ये 3 ही मिलते हैं। तो इसमें हमारे गियर नहीं होते। तो इसमें गियर नहीं होते तो वह गियर कैसे चेंज करती है गाड़ी, तो वह ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के द्वारा करती है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के द्वारा ही गियर चेंज को अपने आप कर लेती है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जिसे हम शॉर्ट में एटी बोलते हैं, ट्रांसमिशन, WSION। तो इससे क्या करते हैं, गियर को अपने आप ही शिफ्ट कर लेती है। तो इसे ही हम ऑटो गियर शिफ्ट बोलते हैं। ज़्यादा कुछ इसमें समझने का नहीं है, आपको सिंपल इसका फुल फॉर्म याद रखना है। अब नेक्स्ट आ जाइए VTS। VTS क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। VTS, इसका फुल फॉर्म होता है व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम। तो लिख लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। VEVHIL, व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम। तो व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम में क्या होता है दोस्तों, गाड़ी के अंदर एक चिप फिट कर दिया जाता है, एक GPS फिट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, GPS। GPS फिट कर दिया जाता है। उससे क्या काम करते हैं, मान लीजिए कोई भी गाड़ी आपकी कहीं भी जा रही है। उदाहरण के लिए लीजिए, आप सभी जानते होंगे मारुति कंपनी में बसें लगी हुई होती हैं। जो भी हमारे एम्प्लॉय होते हैं, वर्कर होते हैं, जो कि लोकल एरिया के होते हैं या फिर 100 किलोमीटर तक के जो वर्कर होते हैं, उनके लिए बसें लगाई जाती हैं। तो कंपनी क्या करती है, उन बसों में GPS फिट कर देती है। अब GPS फिट कर देती है तो वह बसें जहाँ पर भी खड़ी हो रही है, जहाँ पर भी चल रही हैं, वह सारी चीज़ें क्या करती है, वह ट्रैक कर लेता है। जो कि चिप लगा होता है वह ट्रैक कर लेता है। अगर कोई बस नहीं पहुँचती है, टाइम से नहीं पहुँचती है, तो हमारी जो कंपनी में जो ट्रांसपोर्ट ऑफिस होता है, वहीं से तुरंत चेक कर ले जाता है कि उस बस को कितना टाइम लगेगा और कहाँ पर चल रही है और कहाँ पर रुकी हुई है। तो ये सारी चीज़ें किसके द्वारा चेक की जाती हैं, ट्रैकिंग सिस्टम के द्वारा। तो ये काफ़ी एक अच्छा जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो कि पहले नहीं हुआ करती थी, लेकिन अभी ये सभी गाड़ी में लगभग आने लगी है। तो आप सभी जानते होंगे जो हमारे जोमेटो वाले होते हैं, जोमेटो वाले, स्विगी वाले, ये भी इसी का इस्तेमाल करते हैं। जब आप ऐप देखते होंगे, ऐप खोलते हैं स्विगी का, तो उसमें जब आप उनको अपनी लोकेशन बताते हैं तो उसमें भी एक गाड़ी होती है जो चलती हुई मैप पे दिखाई देती है। तो वह भी GPS के द्वारा ही दिखाई देती है। इस तरीके से यहाँ पे काम किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ व्हीकल ट्रैकिंग जो कि ट्रैकिंग सिस्टम है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं और एक पॉइंट और आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को थोड़ा हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इससे आगे का हम कल के लेक्चर में फिनिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को अगर पसंद आई तो वीडियो को एक बार लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आप ध्यान रखें, मैंने मैथ की सीरीज़ चलाई हुई है, तो आप वो ज़रूर देखें, क्योंकि आप लोगों के कहने पर भी वो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की थी और आप वो उसमें ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं दे रहे हैं, ज़्यादा पसंद भी नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप पसंद नहीं करते हैं तो शायद मैं उसे बंद कर दूँगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप वो देख लीजिए। काफ़ी अच्छा मैंने उसमें लेवल बताया है जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको उसे पूरा देखेंगे। तो अगर और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो सबसे पहले कर ही लीजिए, उसमें आपकी कंजूसी नहीं होनी चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।